हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th कॉमर्स हिंदी मीडियम हमारा जो सब्जेक्ट है लेखाकर्म, उसका एक टॉपिक है लेखांकन का अर्थ एवं परिभाषा। उसको आज समझने जा रहे हैं। लेखांकन का अगर हमें अर्थ समझना है तो बही खाते को भी समझना होगा, क्योंकि सबसे पहले बही खाते का कार्य स्टार्ट होता है, जहाँ बही खाते का कार्य समाप्त होता है उसके बाद लेखांकन का कार्य आरंभ होता है। तो बही खाता क्या है? तो बही खाता के बारे में हम देखेंगे। व्यापारिक सौदों को निश्चित पुस्तकों में विधिवत लिखना बही खाता कहलाता है। व्यापारिक सौदे जो ट्रांजैक्शन, ऐसे बिजनेस ट्रांजैक्शन जो कि मॉनेटरी होते हैं, जिनका जो संबंध होता है वो पैसे से होता है, ऐसे व्यापारिक सौदे जिनका संबंध पैसे से होता है, अगर हमको विधिवत रूप से लिखते हैं तो बही खाता कहलाता है। लेकिन इसमें कमी यह है कि किंतु इससे व्यापार के परिणाम मतलब रिजल्ट और उसकी वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल पोजीशन का हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। हम ये नहीं देख पाते कि इससे हमारे व्यापार में हमको लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, ये इसकी कमियां होती हैं। अतः ये सब चीज़ जानने के लिए एक व्यापारी एक निश्चित अवधि के व्यापारिक परिणामों को जानने के लिए, एक व्यापारी चाहता है कि साल भर के बाद उसके लेखों को जानना चाहता है, कि लेखों के आधार पर जानना चाहता है कि उसको व्यापार में लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। तो सामान्यतः यह अवधि 1 वर्ष की होती है, जो कि 31 मार्च से लेकर 1 अप्रैल को समाप्त होती है। तो एक निश्चित अवधि के बाद ये जानने के लिए लेखों का वह संग्रहण करता है, कलेक्शन करता है, फिर उनको क्लासिफिकेशन करता है, और उसके बाद क्लासिफिकेशन करना, वर्गीकृत करना, मतलब यहाँ पर अलग अलग खातों में उनको बांटने का। जो जैसे व्यवहार के खाते होते हैं, जैसे परचेस वाले हो तो उन्हें परचेस अकाउंट में डालेंगे, सेल्स वाले हो तो उन्हें सेल्स अकाउंट में डालेंगे, तो उनको बांटने का, अलग अलग मदवार बांटने का कार्य किया जाता है। और उसके बाद एक सारांश तैयार किया जाता है, जिसमें हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। ये क्या होता है आगे के अध्याय में मैं और आगे आपको समझाऊंगा। तो ये इनके अंतर्गत हम ये चीज़ें तैयार करते हैं। जब ये हम देखें यहाँ पे संग्रहण का, वर्गीकरण का और सारांश जब हम तैयार कर लेते हैं तो हम इससे सारी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, और ये तैयार करने के कार्य को ही लेखांकन कहा जाता है, और इससे हमको व्यापार के रिजल्ट भी प्राप्त हो जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, व्यापारिक सौदों को निश्चित पुस्तकों में विधिवत लिखना पुस्तपालन है, किंतु इससे व्यापार के परिणामों और वित्तीय स्थिति की ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अतः एक निश्चित अवधि के बाद व्यापारिक परिणामों को जानने के लिए लेखों का संग्रहण करने, वर्गीकृत करने और सारांश तैयार करने के कार्य को ही लेखांकन कहा जाता है। और इस प्रकार के कार्य से हम रिजल्ट भी प्राप्त कर सकते हैं, हमारे व्यापार की आर्थिक स्थिति की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये लेखांकन का अर्थ हुआ। हम इस क्रम को और आगे बढ़ाएंगे। एक परिभाषा यहाँ पर देख रहे होंगे, बिरमेन और ड्रीमेन की परिभाषा दे रखी है, यहाँ पे आप अच्छे से देख पा रहे होंगे कि लेखांकन को वित्तीय सूचना को पहचानने, मापने, लिपिबद्ध करने और संप्रेषित करने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ये एक परिभाषा है, एक लेखाशास्त्र के द्वारा दी गई परिभाषा है। परिभाषा को हमको परीक्षा में उन्हीं शब्दों के साथ दिखना चाहिए जैसा कि विद्वान द्वारा उनके कथन है, उनमें हमें तोड़ना नहीं चाहिए। तो आपको इसी परिभाषा को ऐसे कैसे लिखना है, यहाँ पर सिर्फ समझाने में मैं यही बता सकता हूँ कि लेखांकन को वित्तीय सूचना के, हम लेखांकन में क्या करते हैं, जो भी हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है उनको हम सबसे पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचानते हैं, फिर उसका मेजरिंग करते हैं कि उसको पैसे में माप सकते हैं या नहीं, फिर उसको हम रिकॉर्डिंग करते हैं, जनरल में या सहायक पुस्तक इनमें हम उनको लिखने का काम करते हैं। और उसके बाद ये सारा काम करने के बाद जब वो लेखांकन सूचना हमें प्राप्त हो जाती है तो उसे संप्रेषित करना, मतलब जिन लोगों के लिए वो आवश्यक है उन लोगों के लिए वो सूचनाएं जो है वो उपलब्ध कराते हैं। ये इसके परिभाषा के अंतर्गत बतला सकते हैं। आगे इस परिभाषा के बाद हम देखें तो लेखांकन की विशेषताएँ, और लेखांकन की विशेषता इस प्रकार है, वित्तीय सौदों और घटनाओं की पहचान करना जिसे इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, मापन करना, मेजरिंग करना, फिर प्रविष्टि या लेखा करना जिसे हम रिकॉर्डिंग कहते हैं, वर्गीकृत करना जिसे क्लासिफिकेशन कहते हैं, सारांश बनाना, समराइजिंग, विश्लेषण और व्याख्या करना, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करना ये कहलाएगा, और संप्रेषण करना मतलब कम्युनिकेटिंग करना यहाँ पर इसके बारे में बतलाएगा। अब हम इनके वर्णन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा पॉइंट आ रहा है, पॉइंट नंबर 1 को देखेंगे। पॉइंट नंबर 1 में समझाया गया है वित्तीय सौदों और घटनाओं की पहचान। वित्तीय सौदों एवं घटनाओं की पहचान, वित्तीय सौदों एवं घटनाओं की पहचान। लेखांकन के अंतर्गत केवल उन्हीं घटनाओं और व्यवहारों को शामिल किया जाता है जिन्हें मुद्रा में व्यक्त कर सकते हैं, जिन्हें हम पैसे में, मॉनेटरी फॉर्म में जिन्हें हम व्यक्त कर सकते हैं, उन्हें ही लेखांकन में लिया जाता है। ऐसे व्यवहार जिन्हें हम मुद्रा में व्यक्त नहीं कर सकते उन्हें लेखा पुस्तकों में शामिल नहीं करते हैं। हालांकि वो भी व्यापार को प्रभावित करते हैं, लेकिन उन्हें मॉनेटरी फॉर्म में उन्हें हम मुद्रा के रूप में प्रदर्शित नहीं कर पाने के कारण इसमें शामिल नहीं किया जाता है। तो ये पहला पॉइंट है, वित्तीय सौदों और घटनाओं की पहचान करना। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है मापन करना। मापन मतलब उनका संबंध मुद्रा से, कि उसे हम मुद्रा में माप सकते हैं या नहीं माप सकते, जिन्हें माप सकते हैं उसे ही लेते हैं।
मापन से आशय व्यावसायिक लेन देन और घटनाओं को उस देश की प्रचलित मुद्रा में मूल्य निर्धारण करने से। जैसे भारत में रुपया चलता है तो हम कह सकते हैं जैसे एक व्यापारी ने दूसरे व्यापारी को 10,000 रुपये का माल बेचा, तो कितने का माल बेचा, तो 10,000 का। तो यहाँ 10,000 रुपये हम माप सकते हैं, इसलिए उसको अकाउंटेंसी में ले सकते हैं। हम पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं, तो इसमें बताया प्रविष्टि करना। सबसे पहले हमने पहचान करने की बात करी, नंबर 2 में हमने मापन की बात करी और नंबर 3 में प्रविष्टि करेंगे। तो प्रविष्टि मतलब दर्ज करना, कहीं पे लिखेंगे। तो लिखने के लिए हमारे पास 2 पुस्तक होती है, एक जनरल होती है और दूसरी सहायक भैया होती। इनमें हम लिखने का काम करते हैं। तो लिखेंगे किसे, तो जिनकी हम पहचान कर सकें कि वो मॉनेटरी फॉर्म में है या नहीं, पैसे में व्यक्त कर सकते हैं या नहीं, और जिनको मुद्रा में माप सकते हैं या नहीं। जब ये दोनों काम हो जाता है तो उन्हें लेखा की पुस्तकों में, जैसे कि जनरल और सहायक पुस्तकों में लिखा जाता है। क्रम को और आगे बढ़ाते हैं। चौथा पॉइंट आ रहा वर्गीकरण करना, क्लासिफिकेशन करना। अलग अलग मदवार इनको बांटने का काम किया जाता है। लेखा पुस्तकों में दर्ज सौदों को वर्गीकृत किया जाता है। इस प्रक्रिया में एक ही प्रकृति के सौदों को एक स्थान पर एक समूह में लिखा जाता है। जैसे कि हमने किसी से माल खरीदा है या अन्य कई लोगों से माल खरीदा है, तो खरीदने वाले सौदों को परचेस अकाउंट में लिखा जाएगा। हमने बहुत सारे व्यापारियों को माल बेचा है, तो बेचने वाले सौदों को सेल्स अकाउंट में लिखा जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग खातों में इसे वर्गीकृत किया जाता है। और ये जहाँ वर्गीकृत करते हैं, ये जो खाते जो जहाँ हम लिखते हैं उसे हम हिंदी में खाता बही या लेज़र भी कहते हैं। उनमें खातों को खोले जाते हैं। हमारा अगला पॉइंट आ रहा 5वां, सारांश तैयार करना, समराइजिंग जिसे कहते हैं। लेज़र में खोले गए लेज़र में खाते खोलने के पश्चात प्रत्येक खाते का शेष निकाला जाता है। जैसे अभी मैंने नाम बताया था, हमने किसी को माल बेचा वो परचेस अकाउंट है, हमने किसी को माल बेचा वो सेल्स अकाउंट है, जिससे किसी से हमने माल खरीदा वो परचेस अकाउंट है। इन सब का हम बैलेंस निकालते हैं, यानी कि शेष निकाला जाता है। इस प्रकार से बहुत सारे खाते होते हैं और इन शेषों से हम सारांश तैयार करते हैं। और सारांश में हम क्या क्या बनाते हैं, तो एक तलपट होता है जिसे इंग्लिश में ट्रायल बैलेंस कहते हैं। एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम ज्ञात करते हैं, जिससे लाभ और हानि की जानकारी प्राप्त होती है। और एक चिट्ठा बनाते हैं जिससे व्यापार की आर्थिक स्थिति का ज्ञान प्राप्त होता है। और तलपट से हमें शेषों की जानकारी प्राप्त होती है। तो इसके बाद ये 5वें नंबर पर हम ये काम करते हैं। तो 6ठा नंबर का हमारा पॉइंट आ रहा है, इसमें कहा गया है विश्लेषण और व्याख्या करना। विश्लेषण के अंतर्गत विभिन्न वित्तीय आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। मतलब यहाँ विश्लेषण करते हैं, आंकड़ों का अध्ययन करते हैं, तुलना करते हैं। इस साल के आंकड़ों का लास्ट ईयर से हम अध्ययन करके देखते हैं कि उसमें हमने प्रगति करी है या नहीं करी। वह विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर परिणाम प्राप्त किए जाते हैं। उससे हम देखते हैं कि हमारे जो रिजल्ट निकले वो अच्छे निकले या नहीं निकले, कुछ कमी पेशी तो नहीं हो गई। इन सारी चीज़ों की हम व्याख्या भी इसके अंतर्गत करते हैं। हमारा जो लास्ट पॉइंट आ रहा है संप्रेषण करना। संप्रेषण के अंतर्गत बाह्य तथा आंतरिक उपयोगकर्ता को विश्लेषित और निर्वचन किए गए आंकड़ों को उपलब्ध कराया जाता है। ये जो सारा काम हम करते हैं, जो 7 बिंदु का होता है, अभी हम 7वें बिंदु की बात करें तो ये जो सारा काम जो 6 बिंदुओं पर होता है, और 6 बिंदुओं पर पूरा काम करने के बाद हमारे पास आंकड़े इकट्ठे हो जाते हैं। हमारे पास अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, लेखांकन सूचना इकट्ठी हो जाती है। अब ये सूचना हम उन लोगों को देते हैं जिनके लिए ये सूचनाएँ बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पर 2 नाम दे रखा है, आप देख सकते हो, यहाँ पर बता रखा है आंतरिक। ये संप्रेषण हम किसे करते हैं, ये सूचना किसे देते हैं, तो बाह्य और आंतरिक उपयोगकर्ता, है ना। संस्था में बाह्य, एक फर्म में बाह्य उपयोगकर्ता भी होते हैं, आंतरिक उपयोगकर्ता भी होते हैं। तो इनके लिए ये सूचना उपयोगी होती है। तो इनके लिए हम आंकड़े इकट्ठे करते हैं और उनको उपलब्ध कराते हैं, जिसके आधार पर वो एक सुविचारित राय, अपना डिसीजन ले सके और विवेकपूर्ण निर्णय ले सके। ये उनके लिए संभव हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने लेखांकन का अर्थ देखा है, लेखांकन की विशेषता देखी है, और उसके लेखांकन का अर्थ देखा, परिभाषा देखा और उसकी विशेषताएं देखी। तो ये भी आपको अच्छे से इसकी तैयारी करना। आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है।